गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, राम राम जी, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय हनुमान, हर हर महादेव। तो सभी प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी अलार्म वाली क्लास में फटाफट बच्चों लाइव आ जाइए, जिससे कि आज ये क्लास बहुत शानदार जानदार तरीके से सभी को समझ में आ सके और आप सभी बच्चे टॉपर बन सके। तो बच्चों ये क्लास बहुत ही खास और स्पेशल है। इसमें हमने यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सभी के बच्चों क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं। सभी के क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, तो देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ओएमआर शीट लेके बैठिए और फटाफट बच्चों तेजी से फटाफट इनके आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बच्चों ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे भी बहुत स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे और टॉपर बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे होंगे। कोई भी कमी हो बच्चों तो उनको दूर करते हुए चलिएगा। और इस क्लास से आपको ये फायदा हो जाएगा बच्चों कि आइडिया लग जाएगा कि अभी हमें क्या क्या कमी रह गई है, और जो चीजें नहीं आती हैं वो चीजें भी बच्चों आपको आने लगेंगी। तो आइए देरी न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओएमआर नहीं है बच्चों तो अब नेक्स्ट टाइम पे ओएमआर ले लीजिए, क्योंकि अभी और भी टीचर्स की क्लास आ रही है। अगर बच्चों आप ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों दिक्कत आएगी। और जिन बच्चों के पास ओएमआर शीट नहीं है वो बच्चे कॉपी पर लिखेंगे 1 का जो भी आंसर है। और एक चीज और है, ये सारे आंसर जितने भी हैं वो सभी आप हमें लास्ट में जो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसमें करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों टाइम ना वेस्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करते हैं और बढ़िया तरीके से काफी चीजें करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये यूपी बोर्ड के लिए है, लेकिन हम बच्चों सभी बोर्ड के क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं ताकि सभी बच्चों का फायदा हो सके। तो अलार्म वाली क्लास एसएसटी क्लास 10 संपूर्ण रिवीजन, अब हम बनेंगे टॉपर। तो बच्चों आज ये क्लास, सबसे पहले ये प्रश्न आया, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। वैसे तो प्रश्न देखने में काफी हार्ड है, लेकिन जिन बच्चों ने टॉपर्स बैच की क्लास रेगुलर अटेंड की है तो बच्चों उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने टॉपर्स बैच की क्लास अटेंड की है उन्हें बच्चों प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। इनमें से कौन से औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। यहां पे नहीं पूछ रहा है, यहां पर क्या पूछ रहा है बच्चों, नहीं पूछ रहा है। तो काफी बच्चों के डी ऑप्शन आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। काफी बच्चों के डी ऑप्शन आ चुके हैं, जो कि गलत जवाब है। इनमें से कौन से औद्योगिक, देखिए बच्चों एक बात बताइए, अगर बाजार नहीं होगा तो कैसे होगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो फैक्ट्री चलेगी कैसे, उद्योग चलेगा कैसे। भाई एनर्जी तो बहुत जरूरी है, बट यहां जनसंख्या घनत्व का कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनसंख्या घनत्व हो या ना हो, बाजार अगर है तो चाहे वहां पूरा वीराना छाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए बच्चों, अगर बाजार है तो वहां कितना ही बड़ा वीराना छाया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए थोड़ा यहां पर भी नजर दौड़ाते चलिए, उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। अच्छा देखिए यहां पे क्या कह रहा है, किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है और इन कारकों को 2 वर्गों, भौतिक और मानवीय कारकों में रखा जा सकता है। कच्चा माल, देखो बच्चों कच्चा माल तो होना चाहिए। शक्ति के साधन यानी कि ऊर्जा,
जो हम अभी करेंगे एक बार हाईलाइट कर दे तो, यानी कि ऊर्जा, जल की सुलभता, अनुकूल जलवायु भौतिक कारक, जबकि श्रमिक बाजार और परिवहन, पूंजी, बैंक सुविधा और सरकारी नीतियां मानवीय कारक हैं। इनमें से जो ऑप्शन में दे रखा है वो कौन कौन सा दे रखा है? तो वो दे रखा है बच्चों आपको, एक तो पूंजी दे रखा है, एक बाजार दे रखा है, और एक दे रखा है शक्ति के साधन। देखो जरा, पूंजी दे रखा है, बाजार दे रखा है और शक्ति के साधन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इस बुक के अंदर जो है, इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो कहीं पर भी जनसंख्या के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। देखिए, शक्ति के साधन, बाजार और पूंजी, ये तीन चीजें हैं। पेपर बच्चों इस बार का बहुत ज्यादा हार्ड आने वाला है, इस बार का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आने वाला है। तो इसीलिए बच्चों आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बहुत डिटेल में, एक एक लाइन पढ़ डालिए किताब का। जो चीज समझ में ना आए वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ओपन रहता है, आप कभी भी बच्चों कर सकते हो, या फिर आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 9311737467, जो बच्चों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, देखिए जो बच्चों हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9311737467, ये बच्चों हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप चाहे कोर्स वाले हो चाहे विदाउट कोर्स वाले हो, आप बच्चों इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते नेक्स्ट। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है? जल्दी ऑप्शन दो, फटाफट बच्चों ऑप्शन लगाओ, जल्दी से जल्दी ऑप्शन लगाओ फटाफट। ओह, गलत जगह लगा दिया। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। देखिए बच्चों, जिनके गलत आंसर आ रहे हैं, जिनके गलत आंसर आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को बच्चों अपडेट कर लो, क्योंकि आपका एक नंबर आपको कई लाख बच्चों से पीछे कर सकता है। अब ये समझिए कि अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है यूपी बोर्ड का या बिहार बोर्ड का, कोई सा भी, तो आप एक बोर्ड से क्यों कंपैरिजन करते हो बच्चों? आप जब जॉब लेने जाओगे तो आप तो वहां पर सभी बोर्ड के बच्चे आएंगे, पूरे 28 राज्य के और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आएंगे, तो आपको तो उनसे आगे निकल करके जॉब लेने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो इसीलिए आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो बच्चों आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे, और आप समझिए कि पीछे होना कितना दुखदाई होता है, ठीक है। तो सही बात है, बच्चों ने सही जवाब दे दिया, तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कब खुला था ये और बता दो? ये बच्चों 1907 में ओपन किया गया था। ये कब किया गया था? 1907 में, याद रहेगा। सबसे पहले ये प्राइवेट है, ध्यान रखना, ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, जबकि बोकारो स्टील सरकारी है। देखिए बच्चों, यहां पर देख सकते हैं पहले का उत्तर, जनसंख्या सीधे तौर पर औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थिति मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, पूंजी, ऊर्जा, श्रम, परिवहन और जल जैसे कारकों से प्रभावित होती है। अगर आपको कहीं पर भी फैक्ट्री डालनी है तो आपको, या कोई उद्योग धंधा स्टार्ट करना है, तो बच्चों आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। अगर ये चीजें नहीं है तो वहां पर आप जो है उद्योग धंधा स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो लॉस में जाओगे, फायदा क्या? वही वाला हाल है कि जो है खाने वाले सैकड़ों आ जाएंगे और कमाने वाले एक भी ना बचेंगे। तो इसलिए जो है यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, माल उपलब्ध होना चाहिए, बाजार उपलब्ध होना चाहिए, पूंजी, ऊर्जा, श्रम और परिवहन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे का जो था टाटा लौह इस्पात, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, ध्यान रखना, टाटा आयरन स्टील
और सीओ कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म टिस्को, टिस्को टिस्को। और जिसके नंबर ना आए अच्छे तो वो सम्मान समारोह से खिसको, जॉब से भी खिसको, तो इसीलिए इसको कहते हैं टिस्को, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आधुनिक लौह इस्पात कंपनी थी, जिसे 1907 में जमशेदपुर, तत्कालीन उस समय बिहार में थी, अब झारखंड में है, अब झारखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला यहां पर कह रहा है पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों करी गई थी बच्चों, बताइए क्यों करी गई थी, क्या जरूरत पड़ी थी मुंबई में, भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, अरे वाह बच्चों, तो इस बार तो बहुत गजब जवाब दे दिया। देखो बच्चे ध्यान से सुनिए, मुंबई में देखो काली मिट्टी पाई जाती तो इसलिए कपास होती है, तो इसका मतलब जिनका ए देखो, और दूसरी बात विदेश में अगर बने हुए सामान को बेचना हो तो ये ठीक है, और मुंबई में सबसे ज्यादा 80% एफडीआई आता है, लगभग 80% एफडीआई आता है, लगभग 80% एफडीआई आता है। जब तीनों ठीक है तो ऑल ऑफ दीज लगाओ और एक नंबर पाओ, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे अब इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। लो भैया, कौन सा खेत में नहीं उगता है, मतलब कौन सा उद्योग धंधे का जो रॉ मटेरियल है वो खेत में नहीं मिलता है, बताओ। और यह डिग्री भी बता देते हैं, देखो ये तो सूती वस्त्र उद्योग 2 डिग्री, सीमेंट 2 डिग्री, चीनी 2 डिग्री, जूट वस्त्र 2 डिग्री, तब तो 2 डिग्री में आ रहा है, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री पे कौन कौन सा बेस्ड है, तो देखो बच्चों सूती वस्त्र कपास से होता है, ये 1 डिग्री पे बेस्ड है। सीमेंट जो है 1 डिग्री से बेस्ड है, बट ये चीनी भी 1 डिग्री से बेस्ड है, और जूट वस्त्र भी 1 डिग्री से बेस्ड है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जरा ध्यान से देखना, ये पौधे से प्राप्त होता है, पौधे से, ये भी पौधे से यानी कि गन्ने से, और ये भी पौधे से। कैसे, जरा ध्यान से देखो, यहां पर पौधा कौन सा है, यहां पर कपास है, कपास को क्या कहते हैं, हम लोग लोकल लैंग्वेज में रुई कहते हैं, रुई। और चीनी का क्या है बच्चों, गन्ना, और इसका जूट वस्त्र का जूट ही लिख लो। लेकिन बस यही एक ऐसा है जो पौधे से नहीं उगता है, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सीमेंट। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन सही लगे, अगर लगे कि सर एक्सप्लेनेशन अच्छा दे रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि बच्चों देखो अगर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप 10 लाख बच्चों में कौन सी रैंक पे हो। भाई वो बच्चे जब आएंगे आपसे जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जब तो पता चलेगा, समझ गए बच्चों। चलिए, और आंसर, अब बच्चों एक चीज और है, अब आंसर ऐसे भेजोगे, अगर इसका आंसर आएगा तो रेड हार्ट भेजोगे, पहले वाले का रेड हार्ट, दूसरे वाले का ये रेड हार्ट भेजोगे, येलो भेजोगे, ठीक है, तीसरे वाले का आप ग्रीन भेजोगे, ग्रीन हार्ट भेजोगे, ठीक है ऑप्शन में, और इसका व्हाइट हार्ट भेजोगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन है, या फिर स्माइली भिजवा दें। चलो ऐसा करते हैं, लास्ट वाले पर नहीं, 3rd नंबर पे तो स्माइली भेजो, स्माइली भेजो, रेड हार्ट रहने दो, ठीक है, रेड हार्ट रहने दो, रेड हार्ट ऊपर, और इस पर थंब भेज दो, इस पर थंब भेजो, थंब, अगर आपका दूसरा ऑप्शन है तो थंब भेजो, और स्माइली, और डी वाले में आप क्या भेजोगे, डी वाले में क्या भेजोगे, चलो डी वाले में कौन सी इमोजी, डी वाले में कौन सी इमोजी सही रहेगी, गुस्से वाली, चलो डी वाली में गुस्से वाली डाल दो, उदास वाली, ठीक है।
हाँ हाँ, बढ़िया। या ब्लू हार्ट, चलो नहीं यही ठीक है, गुस्से वाली भेजोगे। तो यहां पे कह रहा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन सा है बच्चों बताओ फटाफट। गुस्से वाली बता रहे हैं। अरे भैया आज तो ये जो है बच्चे गलत गलत कर रहे हैं, कई सारे सारे स्माइली भेज रहे हैं। देखो ये गलत और ये गलत, स्माइली वाले गलत। अब थंब वाले और रेड हार्ट वाले बचे, देखे तो सही, थंब वाले और रेड हार्ट वाले बचे। तो सही जवाब देखा जाए ये भी गलत। और भैया रेड हार्ट वाले सही है, रेड हार्ट वाले सही है, रिसरा। ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र कोलकाता रिसड़ा पट्टी है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर फैली हुई है और जूट उद्योग के लिए जानी जाती है। तो ये याद रखना। अच्छा बच्चों, देखिए यहां पर ये शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी ट्राई टू रीड इट, क्योंकि बुक में ऐसे ही छपा हुआ था। भारत में आधुनिक औद्योगिक भारत में भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना से हुआ था 1854 में, और जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। लेकिन भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ 1951 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है बच्चों रिसरा। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न, सवाल तो मैथ में होता है। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न जिनके सही होते जाए ना बच्चों, वो बता भी देना कि सर मेरे इतने सही है। ठीक है, हाँ फटाफट। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो पहले जो नहीं आते पहले उन्हें हटाओ। बच्चों बताओ, रेड हार्ट है, थंब है, या स्माइली है, या लास्ट का चलो ब्लू हार्ट कर लो। हाँ लास्ट वाला डी वाला ब्लू हार्ट से भेजो। तो बच्चे टाटा, अरे बच्चों टाटा तो जो है उसका है निजी, क्योंकि ये टाटा कंपनी का है, क्योंकि ये टाटा कंपनी का है, तो ये सरकारी का होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी, तो सरकारी तो नहीं है भैया, तो थंब वाले तो गलत हो गए। और देखो रेमंड कृत्रिम वस्त्र, ये भी बच्चों निजी है, ये भी निजी उद्योग है, तो ब्लू हार्ट वाले भी बेचारे गलत हो गए। अब क्या किया जाए? अब इन दो में से सही है। अब देखो जेके सीमेंट भी बच्चों ये प्राइवेट, क्योंकि ये जेके सीमेंट के नाम से है, ये भी प्राइवेट ही है। तो एक ही बचा बोकारो लो इस्पात उद्योग, और ये मैंने पहले ऑप्शन में बता भी दिया था। तो इस्माइली वाले स्माइल कर जाओ कि उनका बढ़िया आंसर आ गया है। बोकारो बोकारो लो इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और स्टील सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। देखो स्माइली वालों, इस जो स्माइल करने वाले बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ स्माइल करने वाले बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो ये क्या कह रहे हैं, टाटा इस्पात और निजी क्षेत्र की कंपनी है, जबकि अन्य विकल्प भी आमतौर पर निजी क्षेत्र में ही आते हैं। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग का मतलब जानते हो क्या होता है? अरे राम राम, भूख बहुत तेज लग गई है, जल्दी बताओ। उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? तो देखिए उपभोक्ता उद्योग का मतलब है कि जैसे देखिए ये कंपनी ने सामान बनाया, कंपनी ने वस्तु बनाई, तो ये जो कंपनी है यानी कि उद्योग, अब ये जो वस्तु बनाएगा ये दो तरीके के लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो एक कौन, एक तो सीधा उपभोक्ता इस्तेमाल करेगा, और दूसरा उत्पादक इस्तेमाल करेगा। उत्पादक मतलब कंपनी, उद्योग। कौन? उद्योग।
अब इसका जवाब बच्चे दे रहे होंगे, वैसे तो सबके चीनी उद्योग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं वैसे तो, क्योंकि चीनी जो है कंपनी से बनेगा और डायरेक्ट कौन खा लेगा, हम लोग खा लेंगे, खुश हो जाएंगे, चीनी मिल गई, है ना। बच्चों एक बात बताओ, जो चितरंजन लोकोमोटिव है यहां पर रेल के इंजन बनते हैं, तो रेल के इंजन का जनरल पब्लिक से क्या लेना देना। कहने का मतलब है कि ये उपभोक्ता जो होती है ये जनता है, जो कोई वस्तु सीधे जनता इस्तेमाल करे उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। समझ गए बच्चों, क्लियर है, सारा मजे आ गए आज तो, बच्चों की स्माइली देख करके दिल भी गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो। पढ़ते पढ़ते भूख नहीं लगी, पढ़ाते पढ़ाते भूख लग गई है। आप लोगों के चक्कर में रात में खाना भी नहीं खा पाए, और आप लोग जो है मेहनत नहीं कर रहे हो, कितने दुख की बात है। तो देखिए, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, चीनी, ये तो आपने बता दिया, आंसर लगा हुआ था यहां पे, चलो कोई नहीं। छोटे पैमाने पे, छोटे पैमाने का मतलब है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने पे कुटीर या लघु उद्योग, कुटीर या लघु उद्योग। बताओ बच्चों, छोटे पैमाने पर कुटीर या लघु उद्योग। तो बच्चे स्माइली भेज रहे हैं, तो सही बात है, बच्चों से संबंधित है तो स्माइली ना भेजेंगे, खिलौना उद्योग। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार, गजब। अयो, अब ये कौन सा सवाल आ गया जी, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ जी, बताओ। अरे बच्चे अब भी स्माइली कर रहे हैं, अब भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। मैराथन कर देंगे, 18 तारीख को आएगी मैराथन, ठीक है बच्चों, 18 तारीख को, 15 तारीख तक आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। टॉपर्स 2.0 बैच, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, मेरा मतलब एसएसटी का सारा 15 जनवरी तक लास्ट है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बच्चों 1984 में हुआ था, और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है ये। जब ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का जब रिसाव हुआ था, तो बच्चे समझ लीजिए भोपाल सो गया था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, बताओ बच्चों। कितना खतरनाक प्रश्न है ये, लेकिन अगर सही जवाब दे दिया तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी बताओ जल्दी। इस बार तो बच्चे गड़बड़ कर गए जी, कर गए जी। जिन्होंने सही से क्लास देखी है परसों वाली टॉपर्स बैच वाली, उनका सही जाएगा, बल्कि कल वाली, जिन्होंने कल वाली टॉपर्स बैच वाली 12 बजे वाली क्लास देखी है उनका सही जाएगा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, गया, गया ऑप्शन सही है, यानी कि स्माइली वाले बच्चों का सही जवाब। क्यों, देखो 2.42 लाख ये सड़क, इसमें एक कच्ची है एक पक्की है, ये तो पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है, और इन दोनों को जोड़ करके कुल सड़क की लंबाई है। तो इन्हें जोड़िए, 2 और 6 8, 4 और 4 8, 2 और 1 3, सही जवाब 3। एक मिनट, इसे उल्टा कर लो, इसे कच्ची कर लो, कच्ची ज्यादा रहेगी और ये पक्की रहेगी। देखिए
स्वतंत्रता के पहले देश में सड़कों की विकास के लिए नागपुर सड़क योजना, ये याद रखना बच्चों, ये याद रखना, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। सड़क योजना के तहत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क एवं 1.46 लाख लंबी पक्की सड़क थी। ठीक है, तो टोटल सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो कितनी थी? 3.88 किलोमीटर थी। थोड़ा ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? पक्की सड़कें सबसे ज्यादा कहां होंगी बच्चों? जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां खूब सारी गाड़ी मोटर बंगले, मतलब गाड़ी वाड़ी चलेंगी, गाड़ी ट्रक, ये सब चीजें। बताओ बताओ फटाफट बताओ। जल्दी बताओ। महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया जवाब। गे ऑप्शन, जिनका थंब है बिल्कुल वही थमे हुए हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखो, ये पढ़ा है टॉपर्स बैच में, ठीक है, ये टॉपर्स बैच में पढ़ाया है, इसे देख लो। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त है। किसकी? पक्की सड़कों की दृष्टि से। और यहां पक्की सड़कों की दृष्टि से ही पूछा गया है, पहला स्थान प्राप्त है। यहां 2.70 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का बता रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा स्थान आता है। और यहां इन सड़कों की लंबाई क्रम से इतनी है 2.47, इसमें 2.36 जो है उड़ीसा वाले में है, लाख किलोमीटर है। तो इसे इसीलिए कहते हैं बुक रीडिंग किया करो, समझ गए? जो बच्चे बुक रीडिंग नहीं करेंगे उनके नंबर ऐसे आएंगे तुक्का वाले, ये एग्जामिनर ने तुक्का मार दिया, आ गए नंबर ठीक ठाक। ठीक है बच्चों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? मतलब सड़क में ये, इसमें से कौन सी जो है सड़क से संबंधित है ही नहीं, बताओ जल्दी भेजो। रेड हार्ट, स्माइली, थंब या ब्लू हार्ट, जल्दी भेजो। डी के लिए आप गुस्से वाला भी भेज सकते हो। बच्चों ने स्माइली भेज दिया। ये बच्चे कैसे पढ़ते ही नहीं है लगता है। थंब वाले, अरे भैया एक्सप्रेसवे तो चल रहा है, ताज एक्सप्रेसवे। अरे भैया ताज एक्सप्रेसवे है ना, ताज एक्सप्रेसवे नहीं है, तो ये तो इसका आंसर है नहीं भैया, गलत हुआ। अब बच्चों का स्माइली रेड हार्ट वाला, अरे बच्चों पूरा पश्चिम गलियारा भी तो बताया था, ये भी गलत हुआ, ये भी आपका गलत हो गया। सीमांत सड़कें बताया नहीं था बॉर्डर के पास, तो ये भी गलत। और सही जवाब बच्चों आपका स्वर्णिम त्रिभुज, क्योंकि यहां पर त्रिभुज की जगह पर चतुर्भुज आना चाहिए था। अगर ये चतुर्भुज होता ना तब ये बिल्कुल सही होता, लेकिन इन्होंने त्रिभुज कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? त्रिभुज कर दिया। तो स्माइली वाले बच्चे स्माइल कर जाइए और बाकी दोबारा सही कीजिए अपने आप को। किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं हैं? तो ये तो बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है कि पुराने टाइम में मेट्रो रेल सेवाएं सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई, बता ही दूं चलो, कलकत्ता में, कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले देखो कोलकाता वाले, दो ही ऑप्शन है, एक और एक दो, तो अब इसका मतलब है इन्हें काट दो क्योंकि यहां नहीं चली थी। अब दूसरा ऑप्शन कहां है भाई? दूसरा ऑप्शन, दिल्ली में मेट्रो चलती है कि नहीं चलती? और दूसरा जब दिल्ली में है तो चेन्नई भी काट दो, यानी कि ये गलत और ये वाला आपका सही जवाब बन जाता है, क्योंकि मेट्रो रेल दिल्ली में सारे बच्चे जानते हैं। अब तो लखनऊ में भी हो गई है, अब तो ज्यादातर शहरों में चलने लगी है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया?
यानी कि भारतीय एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। जल्दी बोलो फटाफट बच्चे, बताओ फटाफट, बिना किसी देरी के फटाफट बताइए। ज्यादा हार्ड पेपर है क्या बच्चों, जो आप लोग इतने टेंशन में आ रहे हो? देखो 2003 तो नहीं है, 2005 भी नहीं है। अब इन दोनों में से ऑप्शन बताओ, या तो रेड हार्ट भेजो या स्माइली भेजो। स्माइली वाले बच्चों का सही जवाब है। देखिए बच्चों, व्यवहारिक रूप में इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं अपनी कई अनुषंगी विमान कंपनियों की सहायता से उपलब्ध कराया जाता है। यह उल्लेखनीय कि 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। कब से? 1 मिनट बच्चों, ये तो गलत जवाब हो गया, रुको, ये गलत लगा हुआ है। इसका 5 आएगा सही जवाब, इसका 5 आएगा। इसको सही कर लो बच्चों, इसका 5 आएगा। इसका सही जवाब 5 आएगा, सॉरी। डेट वाले में थोड़ा गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। पता चलता है कि 3 का 8 और 8 का 3 दिख जाता है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? जल्दी बताओ बच्चों, किस वर्ष हुआ? जल्दी बताओ जल्दी। 1985 हुआ। कुछ बच्चे 1985 दे रहे हैं। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर तो बच्चों 1986 दे रखा है, ये तो गलत हो गया। इसका आंसर तो 1986 दे रखा है। तो देखिए 27 अक्टूबर, कालांतर 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसे याद कर लेना, ऐसी चीजें आ जाती है पेपरों में, क्योंकि अब जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में से है, ये सारा भूगोल के 7वें चैप्टर में से है, भूगोल के 7वें चैप्टर में से है। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है बताओ? इंदौर बंदरगाह, इंदौर पत्तन, इंदौर पोर्ट, जलयान कहां पर स्थित है? तो बच्चे ज्यादातर स्माइली भेज रहे हैं, कुछ बच्चे रेड हार्ट भेज रहे हैं। इसका मतलब बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे हैं। थंब भी भेज रहे हैं। देखो इसका सही जवाब, वैसे ये मैंने मैप वाली क्लास में करा दिया है इसको। इसका सही जवाब बच्चों तमिलनाडु है। इसका सही जवाब तमिलनाडु है। और ये पत्तन जो है पूर्वी पत्तनों में आता है, ये पूर्वी पत्तनों में आता है। और ये किधर की तरफ है? ये है कोरोमंडल तट पर है, कोरोमंडल तट की तरफ है ये। देखिए बच्चों ये रहा, और ये पूरा का पूरा ये रहा तमिलनाडु। यू कैन सी, ये रहा तमिलनाडु। ओके, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया था या है? भारत में कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, हाँ बिल्कुल सही बात है, गजब। रनिंग कैरियर पर, ठीक है। असलियत में बच्चों ये सारी वीडियो जो है बंटी सर और अविनाश सर ही ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते, हमें परमिशन नहीं है। लेकिन बात करेंगे, अगर अलाउड करेंगे तो ले आएंगे, नहीं तो बंटी सर को कह देंगे। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है बच्चों 8। कितने में? 8।
देखो, आज भारतीय डाक सेवा न केवल कंप्यूटरीकृत हो चुकी है बल्कि कृत्रिम उपग्रहों से भी जुड़ चुकी है। डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया और इसके लिए 6 अंकों वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए है, ठीक है। बाद के जो 2 अंक हैं वो उप जोन के लिए और तथा अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए होते हैं। कहने का मतलब है, आप जो पिन कोड लिखा रहता है ना ऐसे 203205, तो इनसे आप पता कर सकते हो ये क्या है, ये जोन है। और ये 32 वाला क्या है बच्चों, ये सब जोन है। और ये लास्ट वाले जो 2 अंक है ये क्या है, ये पोस्ट ऑफिस के हैं, ये पोस्ट ऑफिस का है। वैसे इस पे शॉर्ट वीडियो आनी चाहिए, मस्त टॉपिक है ये। तो इसका सही जवाब बच्चों 8। ओह फाल्टा, अब तो ये बच्चों ने देख ही लिया। चलो अब देख लिया तो इसे होमवर्क में कर देना, इसे आप घर से मतलब कमेंट बॉक्स में बाद में भेजना। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, बताओ बच्चों। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, बताओ फटाफट बताओ। अगर बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी ना बता पाएंगे तो फिर बच्चों क्या से काम चलेगा, बताओ। थंब वाले बच्चे भेज रहे हैं, थंब यानी कि सेकंड। देखो चीन तो है ही नहीं इसमें, मैं आपको बता दूं, कभी भी ये हिंद चीन लिखा है ना तो इसमें चीन ही नहीं है, बस चीन नहीं है। और जिन जिन देशों में चीन है उन्हें काट दो, देखो चीन चीन चीन, खत्म, आंसर आपका हाजिर है। चीन तो है ही नहीं। और वैसे भी इसका कोड है VLC, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्या है कोड इसका, VLC। VLC प्लेयर है ना बच्चों, कंप्यूटर में जो फिल्म विल्म देखते हैं तो वो VLC कोड है इसका। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है जी, अगर आपको घूमने जाना हो तो कैसे जाओगे, जब पता ही नहीं रहेगा तो कहां से जाओगे बच्चों। बताओ अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, अंकोर वाट। चलो अब की बार पोल लगाते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा एकदम धमाकेदार एंट्री करता है। स्टार्ट पोल, और ए ऑप्शन, ओ ये तो हिंदी में चल रहा है। ए बी सी और डी, लो इसमें आंसर दो फटाफट, देखिए तो सही। जल्दी से पोल लगा दिया है, पोल में भेजो आंसर। देखिए तो सही कितने बच्चों का सही आंसर आता है आज। देखो वियतनाम में तो है नहीं, थाईलैंड में नहीं है, यहां पर नहीं, तो सीधा सीधा जवाब कंबोडिया डी। बताओ डी, केवल 14% बच्चों के सही जवाब, बताओ कैसे काम चलेगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के भी अगर गलत है तो बच्चों बहुत दुख की बात है। कंफ्यूजन, देखो बच्चों आपको एक बात हम बताएं, हम MCQs लाते हैं हार्ड, ठीक, इसीलिए मुझे लगता है बच्चे डर के मारे आते ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये सुबह वाली अलार्म वाली क्लास लाइव या रिकॉर्डेड देख लिया तो बच्चों उनकी मौज आ जाएगी, मौज, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन देखो एक्सप्लेनेशन के साथ ला रहा हूं मैं, तो याद करने में भी बच्चों आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया देश के अंकोर शहर में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक मंदिर है।
जो मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और अभी एक पर्यटन स्थल भी है। यह स्थान कंबोडिया के सियम रीप शहर के पास अंकोर में है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा भी है और इसका निर्माण 12वीं सदी में सम्राट सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। ये चीजें याद रखने वाली है। तो इसका सही जवाब कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये ज्यादातर सभी जगहों में पहले ही पहुंचते थे। ये ज्यादातर ये व्यापारी पहले ही पहुंचते थे। बताओ बच्चों जल्दी से फटाफट। पुर्तगाली। तो यहां पर क्या है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग थे उन्हें बच्चों क्या कहा जाता था? बताओ 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 जल्दी बताओ। मुस्कुरा रहे बच्चे, ठीक है, सही जवाब है कोलोन कहते थे, कोलोन। नरोत्तम सिंघानुक कहां के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहां के शासक थे? देखो बच्चे, जहां के शासक नहीं थे पहले उन्हें काट दो। जहां के शासक नहीं थे उन्हें काट दो। तो इसका मतलब वियतनाम काट दो, थाईलैंड काट दो, ठीक। और लाओस के तो ये थे नहीं, तो कंबोडिया पे निशान लगा दो। इसका मतलब डी ऑप्शन सही जवाब। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? बताओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस। अच्छा पोल लगा दें, ठीक है, चलो पोल पे बताओ। कम से कम बच्चों को कुछ चीजें तो आ ही जाएंगी आज। बताओ जल्दी। सी ऑप्शन तो बच्चों गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है भैया, गुस्साने से कोई फायदा नहीं। अब दो ही बचा है, या तो थंब लगाओ या रेड हार्ट भेजो। 50-50 में फंसा दिया। बी ऑप्शन के ज्यादा रहे, इसका मतलब यही सही है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बताओ। जल्दी बताओ फटाफट। चलिए अगले पे चलते हैं। देखो बच्चे, ए ऑप्शन वाले रेड हार्ट, बी ऑप्शन वाले थंब, सी वाले स्माइल और डी वाले गुस्सा वाला भेजेंगे। तो डी तो इसका ऑप्शन है नहीं भैया, ए भी नहीं है। अब ये दोनों में से सही जवाब भेजो। बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए, गलत कराने में मजा आ रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए। अब ये सही करेंगे अपने आप, अब ये सही करेंगे। तो अब थंब वालों का सही जवाब। आ जाओ बच्चों, फ्रांस। मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था वो किस नाम से जाना जाता था? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। देखो बच्चे, पढ़ो चाहे कहीं से भी, ठीक है, लेकिन अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं रहेगा जिस लेवल का होना चाहिए। एक बुक को दिल्ली का जो बच्चा होता है, लगभग जो टॉपर बच्चा होता है, वो एक बुक को 3 बार पढ़ता है। पहली बार तो ऐसे ही थ्रू आउट रीडिंग करता है, दूसरी बार
जब वो पढ़ता है तो वो कुछ चीजों को अपडेट करने वाली चीजों को कहीं लिख लेता है, फिर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से वेरीफाई करता है और उसके बाद दोबारा से पढ़ता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो है, इसीलिए आप बुक रीडिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। ये शॉर्टकट वाले जो रास्ते हैं पढ़ने वाले, इन्हें इग्नोर कीजिए। क्योंकि जो बच्चा अभी भी, मतलब जैसे कि आपके पास टोटल 30 दिन है एसएसटी के पेपर के लिए, और 30 दिन में अगर आपने एक एक दिन उड़ा दिया एक एक सब्जेक्ट, तो ये समझ लो बच्चों आपकी मौज ही मौज है। एक बार आप बुक रीडिंग कर लो, सेवा समाप्त है। फिर उसके बाद तो शॉर्टकट में कहीं से भी क्वेश्चन बना के लिखे आओगे, कितना ही हार्ड पेपर आ जाए कर दोगे बड़े आराम से। फिर यहां पे कह रहा, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंद चीन युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बताओ, बता सकते हो? जल्दी बताओ बच्चों, कौन थे उस समय? नहीं बता पा रहे हो? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रहे हो? देखो सी तो है नहीं, जॉर्ज बुश तो थे नहीं, निक्सन थे, रिचर्ड निक्सन। हुआ 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 आंदोलन किस प्रकृति का था? बताओ। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो बच्चे रेड हार्ट भेज रहे हैं, लेकिन रेड हार्ट वाला तो भैया गलत है। इसका सही जवाब है धार्मिक। थंब पे आएगा ये। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? कब और कहां और किसने की? कभी कभी इनके आंसर टाइप भी कर दिया करो, ठीक है बच्चों, इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये पोल लग गया पोल लग गया, पोल। पोल लगा तो दिया बच्चों, अब आंसर तो दो। तो इसका सही जवाब कौन सा है? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। देखो कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो बच्चों पहले ऑप्शन को काटते हैं, जैसे सोहन सिंह भागना खा हटा दो, चंद्रशेखर आजाद हटा दो। अब ये 1916 दिखा रहा है, जबकि 1913 में हुआ, तो ये काट दो। तो बचा कौन सा? जो बच्चा वही लगा दो, इस तरीके से। इसके बाद अब आ जाओ जलियांवाला बाग कांड, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा देता हूं, ठीक है? सब्जेक्टिव बड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन में। तो इसका सीधा सीधा जवाब है 13 अप्रैल, ये 1919। तो ये सही है, बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जल्दी बताओ जल्दी। तो बैसाखी के दिन, अब ये घटना क्या होती है? अब जरा इस पे थोड़ा सा लॉन्ग भी लगाते हैं, ठीक? देखिए
इसके लिए सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो डेट आपको पता चल गई। अब ये हुआ क्यों, तो इसके कारण क्या है, तो इसका जो कारण था वो था बच्चों, मेन कारण था रॉलेट एक्ट का विरोध करना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919, 18 मार्च 1919 ये पारित हुआ। और जब बच्चों ये 18 मार्च 1919 में पारित हुआ तो देखो, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ? क्योंकि अंग्रेज भारत से जाना ही नहीं चाहते थे। अंग्रेज भारत से जाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने एक रॉलेट एक्ट कानून बनाया। और ये जो रॉलेट एक्ट का जो कानून था, इसके आधार पर ये कानून कैसा था? बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील का कैसा कानून था? काला कानून था। काला कानून था। इस कानून के अंदर क्या था? शक के आधार पर गिरफ्तारी थी। और इसी शक के आधार पर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और और कौन था बताओ? सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अमृतसर शहर से दूर जलियांवाला बाग नामक मैदान में ये पूरी भीड़ इकट्ठा हुई। और जब ये पूरी भीड़ इकट्ठा हुई तो उस समय जो वहां का जनरल डायर था, जनरल एडवर्ड रेजिनाल्ड डायर, उसने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ जाकर के पहले मैदान के जो 4 रास्ते थे, 4 गेट थे, जिसमें 3 गेट बंद कर दिए, केवल उत्तर वाला गेट खुला छोड़ा। और उत्तर वाले गेट से इन्होंने खुद एंट्री की। उत्तर वाले गेट से खुद एंट्री की। और जब खुद एंट्री की और उसके बाद इन्होंने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। भीड़ बेचारी को क्या पता कि आपने कौन सा कानून लगा रखा था, लेकिन उस समय शहर में मार्शल लॉ लगाया गया था। कौन सा कानून लगा था? मार्शल लॉ लगा हुआ था। और जब मार्शल लॉ लगा हुआ था तो जनता को पता ही नहीं, और इसी को आधार बना करके जनरल एडवर्ड रेजिनाल्ड डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी अमृतसर के मैदान में। और इसी वजह से ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जब ये विदेश में गया तो बच्चों इसका पूरा सम्मान किया गया। इसने कहा कि हमने तो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया था, डराया था जनता को, और उसको सम्मानित किया जा रहा था। तो उधम सिंह ने जाकर के किताब के अंदर बंदूक को छिपा करके ले गए और वहां उधम सिंह ने इस डायर को गोली मार दी।
समझ गए? तो ये सारी घटना किसकी है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की है। चलिए बच्चों, जिसके भी किताब में अगर कुछ कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, अगर ये गलत छपा हो तो सही कर लेना। फिर आ जाओ लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बताओ बच्चों। चलो, रेड हार्ट, थंब, स्माइली या ब्लू हार्ट या एंग्री, भेजो। गोली क्यों मारी? वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। और उधम सिंह जी ने बिल्कुल सही काम किया, ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही, लेकिन बेचारे पकड़े भी तो जाते हैं। बदला तो ले लिया, लेकिन खामखा खुद भी निपट जाते हैं। मार्शल लॉ क्या होता है? देखिए, मार्शल कहां पर होते हैं? सेना में होते हैं। और सेना में जब रहेंगे तो सेना के लिए ही तो कानून बनाएंगे। बताओ बच्चों जल्दी से, फटाफट देखिए। ये तो है नहीं। वैसे भी इसमें 5 फरवरी के दिन जो है चोरी चोरा की घटना होती है। पांच फरवरी के दिन यहां पे चोरी चोरा की घटना होती है। और उसके बाद ये जो 1918 है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है। और समाप्ति की डेट क्या है? 11 नवंबर 1918। इस डेट में युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और ये जो चोरी चोरा की घटना हुई थी, ये कहां हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर में। ये कहां हुई थी बच्चों? ये हुई थी गोरखपुर में। इस घटना में क्या होता है? इस घटना में जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, क्रांतिकारियों की 22 किससे? 22 अंग्रेज, 22 अंग्रेज पुलिस कर्मचारियों से क्या हो जाती है? झड़प हो जाती है। झड़प हो जाती है। इसी झड़प में एक दरोगा प्लस 21 कर्मचारी जिंदा जला दिए जाते हैं। जिंदा जला दिए, जिंदा जला दिए जाते हैं। और इसी वजह से यही वाला जो आंदोलन होता है, ये 1919 वाला आंदोलन, ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण होता है। असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण बनता है। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, तो इस वजह से स्थगित किया गया। फिर आ जाओ 1920। 1920 में
एक तो 4 सितंबर 1920 में कोलकाता में, और 26 दिसंबर 1920 नागपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो इसका आंसर मत लगा देना कभी, इसका आंसर लगा दो, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब 1916 में हुआ क्या? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ एक तो, और लखनऊ अधिवेशन किसका था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका दत्त। अंबिका दत्त मजूमदार, अंबिका दत्त मजूमदार, ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके अलावा इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, चंपारण के लिए महात्मा गांधी जी को राजी करते हैं। तो ये सारा याद रख लेना। अच्छा, तो ये सारा याद रख लेना। मैप में दिखा दीजिए, बिल्कुल मैप में दिखाते हैं। इसमें मैप है कि नहीं देखिए, हाँ ये रहा, देखिए बच्चों ये रहा मैप इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो चौरी चौरा दिखाते हैं। चौरी चौरा, अमृतसर वाला जलियांवाला बाग कांड यहां पे हुआ था, ठीक। चौरी चौरा यहां हुआ, चंपारण यहां हुआ, और लखनऊ बच्चों ये रहा। ये वाला चौरी चौरा, वो चंपारण, ये वाला चौरी चौरा, ये वाला 1920 नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता सॉरी। आ जाइए, नागपुर को भी लगा देते हैं। ये नागपुर हो गया। ओके बच्चों, क्लियर, सारा क्लियर कर दिया? और कोई रह तो नहीं गया? और कोई रह तो नहीं गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, कांग्रेस प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखो बच्चे, अब 1920 वाले में दो हुए थे। असहयोग वाला जो स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको पता है इसके दो प्रस्ताव पारित हुए थे, और दो प्रस्ताव पारित होने के बाद कौन सा था? यानी कि दो प्रस्ताव पारित हुए। तो देखिए बच्चों,
ये सारे 1920 में दिखा रहा है ये, लेकिन हमें सितंबर और दिसंबर वालों को रखना है, बाकी सबको उड़ा दो, उड़ाए दियो। ये तो दो खत्म ही हो लिए। अब बचा है ये, अब बचा है डेट। फाइनल वाले में कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल वाला कौन सा? नागपुर, दिसंबर वाला। फाइनल वाला कंप्लीट हो जाएगा। न जीने की खुशी, अरे किसको नहीं है जीने की खुशी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब, किस देश में के शासक के समर्थन में स्टार्ट हुआ? देखो बच्चों, जब डेट सारी एक जैसी है तो बस ये देश पता होना चाहिए। तो ये तुर्की के लिए स्टार्ट हुआ था। किसके लिए? तुर्की के लिए। बच्चों जल्दी बताओ। अब की बार आंसर आपको ही देना, मैं नहीं दूंगा। हर बार मैं ही दे देता हूं। बताओ, देखते थे कौन बढ़िया आंसर देगा इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब और किस यात्रा से स्टार्टिंग हुआ? बताओ। हुआ की जगह हुआ कर लो। बिल्कुल रजाई में बैठ के क्लास करो बच्चों। मुझे अच्छा लगता है कि आप बच्चे पढ़ तो रहे हो कम से कम। फटाफट। मैंने क्या बिल्कुल सही बोला? ये कौन सा बच्चा गया बहुत तेजी से निकल गया ऊपर, कमेंट बहुत तेजी से। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। हट जाए। लो, हट गए। 1930। देखो 1920 वाला पहले काटो। एल्बा द्वीप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एल्बा द्वीप हमारे भारत के आसपास तो है ही नहीं। यहां तो नेपोलियन को कैद किया गया था, तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये दो बचते हैं। यहाँ पूछ रहा है शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक आंदोलन से स्टार्ट हुआ, तो नमक आंदोलन समाप्त कहाँ हुआ? दांडी। तो यही सही जवाब है बिल्कुल। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव, जल्दी बोलो। पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हो? जल्दी बोलो, बोलो बच्चे जल्दी से। फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट तेजी के साथ बताओ। हाँ, और एक बात बता रहा हूं, ये वाली जो क्लास है ना, चाहे आप यूपी के हो चाहे बिहार के हो, आपको इसमें से 5 क्वेश्चन कंपलसरी है जो मिलेंगे, और हो सकता है मैप वाले भी मिला के 10 हो जाएं। इस क्लास से 10 नंबर की तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि 10 नंबर आएंगे ही आएंगे। मतलब 10 नंबर कंफर्म है, 10 नंबर पक्का पक्का आएंगे। इसलिए इस क्लास के नोट्स रेडी कर लेना। जो क्वेश्चन आपने पिछले नोटबुक में लिख रखे हैं उन्हें मत करना। तो लाहौर क्या है? लाहौर। राष्ट्रीय आरएसएस, आरएसएस ऐसे जल्दी समझ में आएगा आपको। चलो इसका तो आज पोल लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही जवाब देता है। अभी पिछला ही पोल चल रहा है। देखे तो सही, किस में कितना है दम।
जल्दी बोलो। वो क्या लगता है ये भी बी। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन ने दी? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी, बताओ। कौन सा गलत हो गया मैप का? मैप का एक क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि सबसे पहले 1928 के आसपास एक बारदोली किसान आंदोलन होता है। बारदोली गुजरात में है ये। तो जाहिर सी बात है ये तो सब खत्म ही हो गए। अब होता क्या है, जब इनकी जो किसानों की जो फसलें खराब हो जाती है तो बच्चे कर नहीं दे पाते हैं, टैक्स नहीं दे पाते, तो महिला किसान आंदोलन की सफलता का श्रेय आंदोलन की सफलता का श्रेय किसको देते हैं? देते हैं वल्लभ भाई पटेल को। जब वल्लभ भाई पटेल को देते हैं तो वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में महिला किसान इन्हें सरदार कह के पुकारती हैं। महिला किसान इन्हें सरदार कहती हैं। महिला किसान इन्हें क्या कहती है बच्चों? सरदार कहती हैं। और जब सरदार कहेंगी तो क्या होगा? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? बहुत गजब सवाल। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? अच्छा चलो इसका पोल लगाता हूं, क्योंकि ये तो बहुत कम बच्चों को पता होगा सेफ्टी लैंप वाला। करो पोल में ऑप्शन दो। बताओ जल्दी, पोल में ही आंसर लगाओ। ए ऑप्शन पर ज्यादा जोर है। सतासी वोट में, रुको, 100 में 17 बच्चों के सही जवाब है। हम्फ्री डेवी। ये सेफ्टी लैंप होता क्या है असलियत में बच्चों? जो कोयले की खान में मजदूर काम करते तो कभी कभी वहां पे गैस का रिसाव होने लगता है। और कौन सी गैस? मीथेन गैस। और जब बच्चों मीथेन गैस निकलने लगती है तो मजदूर जो है
क्योंकि वो जो लालटेन वगैरह या दिया वगैरह जला के बैठते तो आग लग जाती है, पूरे उसमें आग लग जाती, तो बेचारे मजदूर झुलस के मर जाते थे। तो सर हम्फ्री डेवी ने एक लैंप बनाया। लैंप की खासियत ये थी कि इसके चारों तरफ क्या बनी रहती थी, जालियां बनी रहती थी ऐसे। और अंदर बच्चों दिया जलता था। अंदर क्या जलता था? अंदर दिया जलता रहता था। लेकिन ये जो दिया है, लेकिन बच्चों ये जो दिया है, ये जाली होने की वजह से रोशनी तो देता था लेकिन आग नहीं पकड़ता था। आग की बच्चों एक खूबी है, आप चाहो तो घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आग जो है जाली को पार नहीं करता है कभी भी। आप घर पे जैसे छन्नी नहीं रहती है, या लोहे की, वो क्या बोलते उसको, आटा चालने वाली छन्नी, उसको आग की गैस पर रख के देख लो, गैस आग ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही रहेगी। और इसी वजह से, इसी चीज का प्रयोग करके हम्फ्री डेवी ने मतलब एक लैंप दिया लगा करके और किनारे किनारे जाली लगा दी, जिसको बोलते हैं हम्फ्री डेवी का लैंप। इसे मजदूर ले जाते थे खादान के अंदर, वहां पे आराम से कोयला वगैरह निकालते थे, और इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आती थी, क्योंकि मेथेन गैस के रिसाव पे आग नहीं लगती थी और इसका कलर चेंज हो जाता था, अलार्म वगैरह सब बजने लगता था, तो जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता था कि मेथेन गैस निकलने लगी है, और मजदूर जल्दी से खान से बाहर निकल जाते थे। ठीक है, ये इसका तरीका और वजह है। जमशेद जी नसरवान टाटा, जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जल्दी बोलो बच्चों, कब की? बोलो जल्दी। बोलो जल्दी जल्दी। 1907। 1907। अयो भाई साहब, टिस्को बताया तो था, टिस्को वरना खिसको। आंसर बताओ टिस्को, वरना एग्जाम के नंबर खिसको खिसके। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? जब बच्चों लोगों ने एक जगह खेती करना स्टार्ट कर दिया, झूम खेती बंद कर दी, चलवासी खेती कम कर दी, तो क्या चीजों का जमाव संभव हुआ था? बोलो। बस बच्चों 20 मिनट क्लास और चलेगी, बस ओनली 20 मिनट्स। बताओ जल्दी। देखो, संपत्ति का जमाव संभव, संपत्ति में ये बहुमूल्य धातु वगैरह सब आ जाती है, संपत्ति का जमाव संभव हुआ। एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? देखो बच्चों ध्यान से, शिथिल तो करेगा नहीं, तो ये भी गलत और ये भी गलत। और जब कंपटीटर होता है, कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन किसके लिए होता है? कंपटीशन किसके लिए होता है? कंपटीशन होगा बच्चों मुद्रा के लिए। जीवन निर्वाह के लिए नहीं, जीवन निर्वाह तो केवल कृषि की जाती है। एक भी अगर गलत हो जाए तो सभी वाले काट देने चाहिए। आजकल आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? क्या चीज सबसे ज्यादा किया? जो फैक्ट्रियां लगी, तो फैक्ट्रियां लगने की वजह से क्या चीज ज्यादा होने लगी, बताओ।
जब बच्चों फैक्ट्रियां लगी तो क्या चीज ज्यादा लगने लगी? हाँ, मुद्रा के लिए तो लड़ाई हो जाती है। जल्दी बोलो। देखो, शहरीकरण बढ़ेगा इससे। इससे जो है शहरीकरण बढ़ेगा। ग्रामीण बस्तियां, कस्बे, ये सब तो पहले से ही चलते थे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जाहिर सी बात है महानगर में ही होगा। चलो इसे होमवर्क में करके भेजना सभी बच्चे। यहां एक आध होमवर्क के लिए भी होना चाहिए। आप लोग कमेंट तो करते हो नहीं, कुछ एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी होना चाहिए। चलो, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यह भी होमवर्क में करना। थोड़ा बहुत होमवर्क के लिए भी ठीक है। गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया? बताओ बच्चों। गांधी जी तो बूढ़े थे, फिर किस चीज का किया? बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। सब बी ऑप्शन लगाए रहे हैं। चलो हम वो बी ऑप्शन लगा रहे हैं। किस पत्र ने रातों रात, ये बच्चों ये उसमें से है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट मीडिया और राष्ट्रवाद। ये इतिहास के लास्ट वाले चैप्टर से, जो अभी तक आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है। और एक बात और बता दे, टॉपर्स 2.0 बैच पर कल से आपकी चलेगी भूगोल, बल्कि हो सकता है शायद आज से ही चले। आज से ही भूगोल चलेगी। और टॉपर्स बैच में अब देखो, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान का सबका कोर्स खत्म हो गया है। बस केवल बिहार का वो बचा है। बिहार में कृषि और एक जल संसाधन और एक खनिज संसाधन, बाकी सब सफा हो चुका है। ओके बच्चों, चलिए। तो किसी ने ऑप्शन दिया, सी लगा रहे हैं। सीला, अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी यानी कि 1295 सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? और ये कहां से ले गया था, ये भी बता देना। ये कहां से ले गया था? बताओ बच्चों, नाम लिखो, नाम, ऑप्शन मत लिखो, नाम लिखो। पता ही ना चल रहा ये कौन से का आंसर दे रहे हैं। चाइना से ले गया था। कौन ले गया था? अच्छा, ऑप्शन दे दिया। चलो भैया, जब ऑप्शन दे दिया तो अब कहाँ लिखने की जरूरत है, लो भैया यही लगा देते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जल्दी से तो बता दो जरा जरा, किस देश में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म? अरे भैया, इंग्लैंड काहे को जा रहे हो भैया? इंग्लैंड नहीं है, नहीं खे। और भैया कौन सा जवाब? जापान भी नहीं खे, अमेरिका भी नहीं खे, जर्मनी, जर्मनी है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस किताब को छापा? जो सबसे पहले उसको मिला उसको ही छापा छापा छापा। चलो भैया, अब तो बता दियो कौन सी किताब छाप डाला और लाइव कर दिया झिंगा लाला। कुरान नहीं, गीता नहीं, हदीस नहीं, तो क्या छाप दिया? बाइबल, बाइबल छाप दिया। 3 साल में 180 प्रतियां छाप दी अन्य। इसको बच्चों आप होमवर्क में करना, ओके।
किसने कहा, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा हैगा? चलो भैया बता दियो, जिनने जिनने किताब पढ़ी है वही बता पाएगा। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर आंसर आ गया भैया, बी ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, मार्टिन लूथर ने ऐसा क्या किया, बताओ जल्दी। अच्छा मार्टिन लूथर कौन था, चलो यही बताओ, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था, जल्दी बताओ। नहीं पता? देखो, मार्टिन लूथर था धर्म सुधारक, और धर्म सुधारक होने की वजह से इसने क्या किया, इसने जो एक होता है क्या बोलते, कैथोलिक धर्म, कैथोलिक ईसाई, तो कैथोलिक ईसाई में एक पुस्तक चलती है बाइबल, इनकी मतलब पवित्र पुस्तक। तो बाइबल में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बाइबल में गलत नियमों को, गलत नियमों की आलोचना की। इन्होंने क्या किया, गलत नियमों की आलोचना की। और जब बच्चों इन्होंने गलत नियमों की आलोचना किया तो क्या हुआ, जब इन्होंने गलत नियमों की आलोचना की तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बाइबल की, बाइबल की 5,000 प्रतियां छाप दी। साथ ही बिटेनबर्ग के, बिटेनबर्ग के चर्च के गेट पे, चर्च के गेट पर टांग दिया। बिटेनबर्ग के चर्च के गेट पर इसे टांग दिया। अब टांग दिया तो फिर इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसके बाद टांग दिया, इसकी जो कॉपियों की जो डिमांड थी, ये 3 महीने में भी, 3 महीने में ही, 3 महीने में ही बढ़ गई। अच्छा, अब इसने जो सुधार किया तो क्या किया, इसने बच्चों एक नया धर्म बना डाला। कौन सा नया धर्म बना डाला, इसने बना डाला प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म की नींव डाल दी, और न्यू टेस्टामेंट के नाम से यानी कि न्यू बाइबल छाप दी।
न्यू टेस्टामेंट के नाम से न्यू बाइबल छाप दी। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? बताओ बच्चों, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? जल्दी बोलो। संघवाद चैप्टर नहीं करा, आज उस पर कैप्सूल क्रैश कोर्स पे करा देंगे। आज कैप्सूल क्रैश कोर्स पे करा देंगे। संघवाद नहीं कराया? करा दिया बच्चों, सब करा दिया, कल खत्म हो गया। आज तो सत्ता की साझेदारी चलेगी। फ्रांस, बहुत बढ़िया, फ्रांस। और एक और था, मॉन्टेस्क्यू भी था। इसने क्या लिखी? इसकी बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और इनने कौन सी किताब लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक ठेकेदारी। भैया बता दो जरा, सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? इसे भी होमवर्क में करोगे? क्यों बच्चों, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? चीन। चीन, देखो पहले नंबर पे चीन, चीन के बाद फिर दूसरे नंबर पे जापान, और फिर कोरिया आएगा, कोरिया। तीसरे नंबर पे कोरिया। सही जवाब है इसका चाइना। किस देश की सिविल परीक्षा ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ाई? बताओ बच्चों, किस देश की सिविल सर्विसेज ने? सर यह पढ़ना जरूरी है क्या? देखो बच्चे, अगर एक एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल, कि अगर आपको बनना है जीनियस और स्मार्ट तो पढ़ना पड़ेगा आपको इतिहास। क्योंकि इतिहास बच्चों आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है जो कोई नहीं सिखाता है। आचार्य चाणक्य, हमारे देश के महान आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा था कि अपनी जिंदगी पर कभी भी प्रैक्टिकल करके नहीं देखना चाहिए। बच्चे भूगोल के क्वेश्चन बहुत हार्ड था, तो मुझे टेलीग्राम कर देना, ठीक है? टेलीग्राम कर देना बच्चों, ताकि वो पेपर बोर्ड में अगर आ जाए तो बाकी बच्चों का आसान हो जाए। फ्लो डायग्राम से याद कर लो बच्चों, याद हो जाएगा सारा। चलिए अगला क्या है? चीन, सही है, चीन, चीन 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 चीन। तो सही बात है, सिविल सर्विसेज चीन वाली ने मांग बढ़ा दी। अब बच्चों थोड़ा सा मैप पर आ जाइए, थोड़ा सा मैप पर आ जाइए, देखिए कौन कौन से मैप हैं जो आपको कराने हैं मुझे। देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ मैप करवा रहा हूं, इसे जरा ध्यान रखना। सबसे पहले बच्चों हम आपको कराने जा रहे हैं ऊनी और सूत्री वस्त्र उद्योग, ठीक है? सबसे पहले क्या कराने जा रहे हैं? सूती और ऊनी वस्त्र। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें करिए सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पे चलिए। सबसे पहले कहां जाओगे? जम्मू कश्मीर पे। और जम्मू कश्मीर पर जाने के बाद
जम्मू कश्मीर पे जाने के बाद आपको देखना है यहाँ पे दो वस्त्र, एक तो लाल वाले तो है सारे ऊनी, और ये जो चौकोर चौकोर से लग रहे हैं ना काले काले, बीच में डॉट लग रही है, ये है रेशमी। तो रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र कहाँ, जम्मू कश्मीर में होते हैं। रेशमी वस्त्र ज्यादा है, रेशमी वस्त्र ज्यादा है। अब बच्चों ये देखो यहाँ सूती वस्त्र का नहीं है, क्यों, क्योंकि ठंडा इलाका है। सूती वस्त्र का क्या करेंगे लोग भाई, जब ठंडा इलाका है तो क्या करेंगे ना, तो वैसा चाहिए ना कपड़े गर्म। तो इसलिए अगर आपको गर्म कपड़े लेने हैं और अच्छी क्वालिटी के, तो आप जम्मू चले जाइए। और देखिए बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, यहां तो रेशमी कपड़े बनते हैं, और श्रीनगर में दोनों बनते हैं, ऊनी और रेशमी दोनों। फिर आ जाइए पंजाब, हम हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है, ना सूती ना ऊनी ना रेशमी, कोई नहीं है। फिर आ जाइए बच्चों पंजाब, पंजाब में अमृतसर और लुधियाना दो जगह कपड़ों के लिए फेमस है, और यहां पर भी कैसे ऊन के कपड़े बन रहे हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा ठंड के टच में आ रहा है, कोल्ड वाले जोन में आ रहा है। सोचते कि ये लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले कपड़े ले जाएंगे यहां से, तो इसलिए बनाते रहते हैं। फिर आ जाइए बच्चों और नीचे, अब आ जाइए आप कौन सा, हरियाणा। हरियाणा में दो जगह ज्यादा फेमस है, पानीपत और गुरुग्राम। पानीपत और गुरुग्राम, ये असलियत में जो दिल्ली राज्य है, ये देखा जाए तो हरियाणा के अंदर ही बैठा हुआ है। ये देखो, ये रहा, हरियाणा के अंदर ही बैठा हुआ है। तो गुरुग्राम और पानीपत ये भी। फिर बच्चों आ जाइए राजस्थान। अब देखो बच्चे, राजस्थान तो गर्म क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहां पर ऊनी कपड़े क्यों, क्योंकि यहाँ जो भेड़ और बकरियां और जो ऊंट पाले जाते हैं ना, भेड़ बकरियां, उनके ऊपर जो बाल होते हैं, उन बालों को ये एक्सपोर्ट करते हैं। बताओ, बाल भी बिकते, क्या जमाना आ गया है। तो देखो जरा, अब आ जाइए बीकानेर। बीकानेर और जयपुर, ये दो जगह ऊनी कपड़ों के लिए फेमस है। अभी तक ऊनी कपड़े ही चल रहे, ऊनी और रेशमी, अभी सूती कपड़े नहीं आए। अगर देखा जाए तो कर्क रेखा के ऊपर केवल और केवल दो जगह हैं जहां पर आपको सूती कपड़े मिल रहे हैं। देखो, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, ये तीन जगह तो है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर ये कितनी जगह है, तीन जगह हैं। और यूपी के अंदर तीन जगह है सूती कपड़ों के लिए, कौन कौन सी, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर। यानी कि काम से कर लो, काम, KAM। और वाराणसी, और देखो बच्चों, आगरा कानपुर में या ऊनी और सूती दोनों कपड़े हैं, जबकि मुरादाबाद में सूती और शाहजहांपुर में ऊनी है, दोनों तरीके के कपड़े हैं। इसके अलावा मिर्जापुर में ऊनी और वाराणसी में रेशमी। कोशेयम शाटिकाएं बनती, कोशेयम शाटिका, रेशमी साड़ियां। लखनऊ में यहां इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। फिर आ जाइए मुर्शिदाबाद और हावड़ा और दिल्ली, इनमें क्या बन रहे, सूती कपड़े। इनमें क्या बन रहे, सूती कपड़े। अब जो कर्क रेखा से नीचे, कर्क रेखा से नीचे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो सूती कपड़े ज्यादा बनेंगे। तो देखिए, गुजरात में आइए, अहमदाबाद, राजकोट और पोरबंदर, यहां पर तो बनते हैं सूती कपड़े। और बच्चों जो जामनगर है, जामनगर में बनते हैं ऊनी कपड़े, जामनगर में ऊनी कपड़े। सभी याद करना है, बिल्कुल याद करना है बच्चों, बिल्कुल। अगर याद नहीं करोगे तो पेपर में आ गया तो कैसे भरोगे। और भूगोल का मैप ही सबसे ज्यादा हार्ड आता है, अगर आपका एक दो नंबर कोई खाएगा तो वो भूगोल का मैप खाएगा, बस इस पर ज्यादा जरूरत है। बड़ोदरा और सूरत भी है। फिर एमपी में केवल और केवल नहीं, एमपी में सूती और ऊनी दोनों। ग्वालियर में तो ऊनी है, और उज्जैन, देवास और इंदौर, इनमें सूती है। इनमें कौन सा है, सूती है। फिर आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वो मुंबई को छोड़ करके
बाकी ये जितने भी हैं, जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, पुणे, मुंबई, इन सब में सूती वस्त्र बनते हैं। यहां पर क्या है, सूती वस्त्र का है। फिर आ जाओ बच्चे कर्नाटक में। कर्नाटक में बेलगांव में क्या है, रेशमी। बेंगलुरु में क्या है, बेंगलुरु में सूती, वो रेशमी और ऊनी। अब आ जाओ तमिलनाडु में, चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई, इनमें सूती हैं। आंध्र प्रदेश में तो कोई सा भी ना दिखा रहा, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी कोई ना दिखा रहा। वैसे यहां भी व्यापार कर लिया जाए तो खूब चलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे अगर सूती और ऊनी का व्यापार कर लिया जाए तो खूब चलेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये क्या कह रहा है, तो ये सूती और ऊनी सारे निपट गए, इन्हें याद कर लेना, ठीक है। अगला अगला अब आ जाओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर जो पार्क है बच्चों, राज्य की राजधानियों में है। कहां पर है ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये अगर देखा जाए तो ज्यादातर राज्य की राजधानियों में है। समझ गए। जैसे देखो, अगर हम महाराष्ट्र, बड़े बड़े राज्यों में चलते हैं, जैसे देखो हम गए बच्चों तमिलनाडु, चेन्नई में है ये। केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलोर, तेलंगाना हैदराबाद, बस आंध्र प्रदेश का अमरावती नहीं है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, ठीक, और कर्नाटक में एक मैसूर अलग से है। फिर आ जाओ महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे 2 जगह हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, गुजरात में गांधीनगर, राजस्थान में जयपुर और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, ठीक है। बाकी यूपी में लखनऊ नहीं दिखा रखा, नोएडा है, और चंडीगढ़ में मोहाली दिखा रखा है। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। इन्हें याद रखना। याद क्या रखना बच्चों, इसमें बोर्ड पेपर में आता है। बोर्ड पेपर में आप पेंसिल पेन किसी से भी भर लो, अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, मिटाने की संभावना ना, तो सीधा पेन से भर दो, और नहीं पेंसिल से भरना चाहिए। मैप वैसे कायदे में, मैप हमेशा पेंसिल से भरना चाहिए। स्कूल जाओगे, बस बच्चों 10 मिनट और रुक जाओ, एक मैप और करा दूं, उसके बाद फिर चले जाना। सिर्फ एक ही मैप कराऊंगा मैं। तो ये इसको जरा मैं जूम करके दिखा दूं एक बार, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले श्रीनगर, श्रीनगर बीचों बीच में है, ठीक है। श्रीनगर बीचों बीच में है। सर राज्य में कहीं भी टिक लगा सकते, नहीं बच्चे, कहीं भी टिक नहीं लगाना है। राज्य में कहीं भी टिक नहीं लगाना है। देखो सबसे पहले आप देखो श्रीनगर, थोड़ा इनको देख लो कहां टिक लगे, उन्हीं जगह पर याद करके लगा देना। और ये जो मोहाली है, मोहाली बच्चों इनके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ट्राई जंक्शन पर है, सीधा ट्राई जंक्शन पर है। और नोएडा बिल्कुल दिल्ली के टच में है, नोएडा बिल्कुल दिल्ली के टच में है। जयपुर लगाने के लिए आप दिमाग लगाइए बच्चों, अगर आप जयपुर लगा रहे हो तो देखो ये चिकन नेक, वेस्टर्न चिकन नेक को सीधा मिलाइए, और उसके बाद बच्चों आप जरा ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया बच्चों, ये जो आपका क्या है, नेपाल का निचला बॉर्डर है बिहार वाले क्षेत्र में, यहां से सीधी लाइन खींच दो, जहां पे भी क्रॉस करे वहीं जयपुर बिठा दो, ठीक है। उसके बाद गांधीनगर बच्चों ये जो खंभात की खाड़ी के ऊपर लगा दो, इसके सिद्धांत पर और इसके सिद्धांत पर थोड़ा सा आगे लगा दो, हो गया। ओके बच्चों, करण भैया की बात सुन लो। तो ये चीज क्लियर हो गई। सर एक बार प्रयागराज बता दो, प्रयागराज
प्रयागराज। देखिए बच्चों, प्रयागराज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्केल लाते हैं, स्केल से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए बच्चों, इसको आपको 82.5 डिग्री के करीब रखना है ऊपर। अब 82.5 डिग्री आप कहां ढूंढते फिरोगे, मैप में तो अगर नहीं दिया रहेगा तो 82.5 डिग्री तो ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये कुछ लाइनें मैं बता दे रहा हूं आपको। ये कृष्णा नदी और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा दिख रहा है, इसके बीचों बीच से सीधी लाइन ऊपर को 90 डिग्री खींच देनी है। ठीक है, ये नेपाल से थोड़ा सा, मतलब उत्तराखंड से थोड़ा सा हट करके जाएगी। ओके, फिर बच्चों आपको क्या करना है, एक लाइन और खींचनी है। एक लाइन कहां से खींचनी है, सीधा मेघालय के नीचे से, सीधा मेघालय के नीचे से, और ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज बैठ जाएगा। देख लो बच्चों, ये कृष्णा नदी के डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा से बीचों बीच से ऊपर को लाइन खींची, ये हमेशा 82.5 डिग्री पर जाएगी, ये 82.5 डिग्री पर जाएगी लाइन। और 82.5 डिग्री पर जाने के बाद आप इस लाइन पर जो जो चीजें पड़ती है, देखो बच्चों कायदे में तो इन लाइनों के वो याद रखने चाहिए कि 82 डिग्री पे कौन सा है, 83 डिग्री पे कौन सा है, तो इससे थोड़ा सा मैप भरने में आसानी रहती है। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं है, हम लोग बस मैप देखा पर टिप से लगा दिया निशान, और वही दिक्कत कर जाता है, फिर वही दिक्कत कर जाता है ना। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है, आपको 82.5 निकालने के लिए सीधा ये जो उत्तराखंड का बॉर्डर, इससे थोड़ा सा आगे से लाइन सीधी सीधी खींच दो। ठीक है, हल्का सा इसके दाएं बाएं कर दो, एक इधर निकाल दो तो वो हो जाएगा वाराणसी, इधर निकाल दो कानपुर लखनऊ हो जाएगा। अच्छा, ज्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर पार्क है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ज्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं ये समुद्र के तट के किनारे हैं। देखो ये वाली लाइन जोड़ो, ये सारे समुद्र के तट पर हैं। ठीक, तो समुद्र के तट से होते हुए चाहो तो इन्हें बच्चों उससे खींच लो, स्केल से, स्केल से ड्रॉ करते चलो। अगर बच्चों देखा जाए तो हमने सीधा एक चेन्नई से होते हुए लाइन खींची, भुवनेश्वर से होते हुए और कलकत्ता से होते हुए एक लाइन खींची, तो इस लाइन पर देखो आपके कितने बैठ गए, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम थोड़ा सा आउट है, लेकिन भुवनेश्वर, कोलकाता। बताओ बच्चों, यहां 3 राज्यों की तो राजधानियां पड़ रही, 3 4 राज्यों की, देखो गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई और केरल, 1 2 3 4, और एक 4 राज्यों की राजधानी पड़ रही है बच्चों, 4 राज्यों की राजधानी। सोचो एक लाइन पे 4 राज्यों की राजधानी है, और जब एक लाइन पर 4 राज्यों की राजधानी है तो इसको आपको बताने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जूम करके देख लो, क्योंकि जूम भी करना जरूरी है। देखिए बच्चों, ये तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी, चेन्नई, विशाखापट्टनम थोड़ा सा बाहर है, भुवनेश्वर और कलकत्ता और गुवाहाटी जो कि राजधानी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन पर पड़ रहे हैं, तो कुछ की राजधानी तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
और देखो बच्चों, चेन्नई के सिद्धांत पर, चेन्नई के सिद्धांत पर यहां पर आपका बेंगलुरु भी आ रहा है, बिल्कुल चेन्नई के सिद्धांत पर ही है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पीडीएफ बिल्कुल डालेंगे बच्चे, परेशान मत हो। अब बच्चों देखिए, राणा सागर प्रताप बांध राजस्थान में है, जरा ये देखो, ये कौन सा है? चंबल नदी। ये राणा प्रताप सागर और गांधी सागर और कोटा बैराज, ये सब कौन सी नदी पे? चंबल रिवर पर है। ये देखिए बच्चे, राणा, वैसे नाम से ही पता चलता है कि राजस्थान में ही होना चाहिए, समझ गए? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, ये याद कर लेना। ओके, और किसी को कुछ डिस्कशन करना है या क्लास को क्लोज करें? ये सही से दिखाइए, दिखाई पड़ नहीं रहा, रुको मैंने पहले थोड़ा सा रेड मार्क करूं। राणा, गांधी और कोटा, सरदार, प्रवरा, कोयना, तुंगभद्रा, नागार्जुन, मेट्टूर, पेरियार, हीराकुंड, रिहंद, पंचेत, मेथान, तलैया, गंगा, नरोरा, टिहरी, भाखड़ा और सल्लाल बांध, चिनाब नदी। ठीक है, ये रेड कलर हमने सब पे लगा दिए हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले सल्लाल बांध, चिनाब नदी, यानी कि जम्मू कश्मीर के निचले बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर के दक्षिण में। फिर भाखड़ा नागल डैम बिल्कुल चिकन नेक के पास में ही है, थोड़ा सा नीचे। टिहरी डैम, भागीरथी नदी। नरोरा, गंगा नदी। चंबल नदी देखो, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये 3-4 बांध बने हुए हैं। फिर इसके बाद नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम, गोदावरी पर प्रवरा, कृष्णा नदी पे कोयना और नागार्जुन 2, तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा और मेट्टूर बांध, कावेरी नदी, पेरियार बांध, पेरियार नदी, ये सारे बांध हो गए। हीराकुंड बांध बच्चों, ये आपके महानदी पर है। बाकी ज्यादातर डैम आपके इसमें दिख रहे हैं आपके, एक तो रिहंद नदी है सोन नदी पर, और दामोदर नदी पर तिलैया, मैथान, पंचेत, कोनार, ये सब है। समझ गए बच्चों? इन्हें एक बार दोबारा देख के चले जाना, इन्हें एक बार दोबारा देख के चले जाना। ठीक है बच्चों, तो अब क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे एक बार क्लास को दोबारा देख लेना और रिवीजन कर लेना, इसके बाकी मैप बाद में कराएंगे। तो सभी प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।